हेलो ट्वेल्थ क्लास। हमारा भारत के विदेश संबंध चैप्टर चल रहा है, जैसा कि आपको पता ही है। आज हम इसमें भारत म्यांमार संबंधों की चर्चा करेंगे। यहाँ हम ये आपको फ़ोटो दिख रही होगी, जिसमें कि ग्रीन कलर में है इंडिया, और इसके साथ जो ऑरेंज कलर में छोटा सा जगह आपको दिखाई दे रही है, ये आपका म्यांमार है। देखिए ये यहाँ पे ये जो ऑरेंज है, ये क्या है? म्यांमार। यही म्यांमार है जो बिल्कुल हमारे से सटा हुआ है, हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाओं से सटा हुआ है। यहाँ पे आपको क्लियर दिखाई दे जाएगा। ये यहाँ देखिए, ये हमारा जो ऑरेंज है यहाँ पर दिखाया गया है, ये हमारा भारत है, और इसके साथ जो ये लगा हुआ है म्यांमार, ये बर्मा यानी म्यांमार है। तो ये बिल्कुल हमारे पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमाओं से सटा हुआ है, और साथ ही बे ऑफ बंगाल में भी हमारे साथ सीमा साझा करता है। भारत और म्यांमार दोनों के ही बड़े ही प्राचीन और घनिष्ठ संबंध रहे हैं। हम दोनों ही ऐतिहासिक, जातीय और सांस्कृतिक संबंधों को साझा करते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि 1937 तक बर्मा भारत का ही एक भाग था। 1937 में एक संधि के द्वारा ब्रिटिश सरकार ने बर्मा को हमसे अलग किया और ये अलग देश बन गया। तो इस कारण म्यांमार के साथ हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, सभ्यागत सभी प्रकार के रिश्ते बहुत ही नज़दीकी के साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, और वही आज भी बने हुए हैं। भगवान बुद्ध का बौद्ध स्थल बोध गया म्यांमार निवासियों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। ठीक है, क्योंकि बौद्ध धर्म जो है वहाँ का एक महत्वपूर्ण धर्म है। इसके साथ ही भारत सरकार ने सारनाथ शैली का एक बौद्ध स्तूप, सारनाथ शैली का बौद्ध स्तूप वहाँ की सरकार को उपहार स्वरूप दिया था। वहाँ की सरकार को उपहार स्वरूप दिया था, जिसे उन्होंने अपने श्वेडागन पगोड़ा परिसर में स्थापित किया है, और इससे हमारे सांस्कृतिक और सभ्यगत रिश्ते एक नई दिशा में मोड़ लिया है। ठीक है, हमारे बहुत ही नज़दीकी संबंध बने हुए हैं। इसके साथ ही अगर हम देखें तो बर्मा यानी म्यांमार के साथ हमारे स्वतंत्रता संग्राम से भी काफ़ी संबंध जुड़े हुए हैं। अच्छा, एक बात यहाँ आती है कि म्यांमार का नाम बर्मा कब था, या कब इसको बर्मा से म्यांमार बना दिया गया, तो इसमें आप याद रखोगे कि 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। उससे पहले म्यांमार को बर्मा ही कहा जाता था। ऐसा वहाँ की बर्मन जातीय समूह है। म्यांमार में बर्मन जातीय समूह रहता है, और उस जातीय समूह के नाम पर ही इसका नाम बर्मा पड़ा था। लेकिन 1989 में वहाँ की जुंटा सरकार ने अचानक से इसका नाम बदलकर म्यांमार कर दिया। उनका मानना था कि अगर हम अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में एक नई पहचान चाहते हैं, मान्यता चाहते हैं, तो इसका नाम भी अलग होना चाहिए। हालांकि उस समय इस नाम को ज़्यादा पहचान नहीं मिल पाई थी, और लोगों ने ज़्यादा इसका यूज़ भी नहीं किया। लेकिन धीरे धीरे समय के साथ अब बर्मा की जगह म्यांमार शब्द का यूज़ होने लगा है, प्रयोग होने लगा है। ठीक है, तो 1989 में बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया। फिर हम देखते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बर्मा का जुड़ाव भारत के साथ रहा है, जो हमारे अंतिम मुगल बादशाह थे। और जैसा कि आप जानते हो, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में वो हमारे प्रमुख नेता भी रहे थे, लीडर रहे थे स्वतंत्रता संग्राम के, बहादुर शाह जफर। उनको ब्रिटिश सरकार ने रंगून की जेल में बंद कर दिया था, और 1862 में वहीं रंगून की जेल में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, 1862 में बहादुर शाह जफर की मृत्यु रंगून की जेल में ही हुई थी। तो रंगून बर्मा की ही उस वक्त की राजधानी है। इसी तरह बाल गंगाधर तिलक काफ़ी वर्षों तक बर्मा की मांडले जेल में रहे। मांडले जेल, अगर हम कहें, मांडले और रंगून दोनों ही अनगिनत स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की गवाह रहे हैं। दोनों ही जो क्षेत्र हैं, मांडले और रंगून, जो कि बर्मा में है, वो दोनों ही हमारे अनेकों स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों की कहानी आज भी कहते हैं। बौद्ध धर्म, व्यवसाय, बॉलीवुड, भरतनाट्यम और बर्मा का टीक यानी साल का पेड़, ये 5B हैं। बौद्ध धर्म, व्यवसाय यानी बिजनेस, तो यहाँ हम देखेंगे बी आ रहा है, बिजनेस का बी, बॉलीवुड का बी, भरतनाट्यम का बी हम लेंगे यहाँ,
और बर्मा का टीक यानी साल, ये 5B हैं जो आम जनता की दृष्टि से यानी आम नागरिक जो है एक दूसरे को जहाँ जोड़ते हैं, ये 5B, और इससे भारत और म्यांमार संबंधों का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये 5B आपको याद रखने हैं। 5B बौद्ध धर्म, बिजनेस, बॉलीवुड, भरतनाट्यम और बर्मा का टीक यानी साल का पेड़, ये भारत और बर्मा म्यांमार के निवासियों को आपस में जोड़ते हैं और हमारे नए संबंधों का निर्माण करते हैं। इसके साथ ही अभी मैंने आपको बताया कि जो म्यांमार है वो हमारी बहुत सी पूर्वोत्तर क्षेत्र की सारी सीमाओं के साथ सटा हुआ है और साथ ही बंगाल की खाड़ी में भी हमारी सीमा को साझा करता है। तो भारत के लिए म्यांमार का सामरिक महत्व है, सामरिक यानी सैन्य दृष्टि से महत्व है। भारत और म्यांमार की सीमाएं आपस में सटी हुई हैं, जिसकी लंबाई 1600 किलोमीटर से भी ज़्यादा है और बंगाल की खाड़ी में भी एक समुद्री सीमा में से दोनों देश जुड़े हुए हैं। खासकर हमारे अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड की सीमा बांग्लादेश के साथ जुड़ी हुई है, लगी हुई है। तो म्यांमार के साथ चहुमुखी संबंधों को बढ़ावा देना भारत के पूर्वोत्तर राज्यों के आर्थिक परिवर्तन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, हम क्या देखते हैं कि हमारे जो पूर्वोत्तर क्षेत्र के राज्य हैं, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इनकी सीमा म्यांमार के साथ लगी हुई है। इसलिए अगर हम पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में आर्थिक परिवर्तन चाहते हैं, आर्थिक विकास चाहते हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है कि हम म्यांमार के साथ अपने चहुमुखी यानी बहुमुखी विकास, बहुमुखी संबंधों को बढ़ावा दें, विकास उसको करें। इसके एक तरफ भारतीय सीमा, दूसरी तरफ हम क्या देखते हैं कि म्यांमार के एक साइड चीन है और भारत की साइड भी चीन है। तो चीन की साइड से चीन की तत्परता हमारे लिए एक चिंता का विषय है, क्योंकि वहाँ से वो एंटर कर सकता है। और दूसरी तरफ भारत के जो पूर्वोत्तर क्षेत्र हैं वहाँ भी अलगाववादी ताकतें सक्रिय रहती हैं, घुसपैठ की संभावना रहती है। तो इन दोनों चीज़ों को देखते हुए भी कौन कौन सी, एक तो चीन की एक्टिविटीज़ और दूसरा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अलगाववादी घुसपैठ की संभावना को देखते हुए ज़रूरी है कि हम म्यांमार के साथ अपने अच्छे संबंध बनाकर रखें, ताकि म्यांमार अपनी साइड से इन एक्टिविटीज़ पर रोक लगा दे। ना तो वो यहाँ हमारी साइड में चीन की एक्टिविटी को भी रोक सके और दूसरा घुसपैठ को होने से भी रोक सके। तो ज़रूरी है कि हम चीन की एक्टिविटी और पूर्वोत्तर में अलगाववादी ताकतों, घुसपैठों को आने से रोकने के लिए भी हम अपने म्यांमार के साथ संबंधों को बनाकर रखें। तो इस तरह हम देखें तो म्यांमार का हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण महत्व है। म्यांमार हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण एक देश है, जिससे ज़रूरी है कि हम अपने अच्छे संबंध बनाकर रखें। भारत इस बात को अच्छे तरीके से समझता भी है। भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा, क्योंकि हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा चारों तरफ से है और हमने देखा था कि 1962 में चीन ने भारत पर मुख्य तौर पर पूर्वोत्तर क्षेत्र से आक्रमण किया था। तो भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ज़रूरी है कि दोनों देशों के बीच निरंतर सूचनाएं का आदान प्रदान होता रहे, दोनों एक दूसरे को सूचनाएं पहुंचाते रहें, साझा करते रहें आपस में सूचनाओं को, अलगाववाद से रिलेटेड, घुसपैठ से रिलेटेड, या कोई भी अगर वहाँ पे अवांछित एक्टिविटीज़ हो रही हैं तो उसको लेकर दोनों एक दूसरे के साथ जो है सूचनाओं को आदान प्रदान करते रहें, ताकि हम विद्रोह, हथियारों की तस्करी, ड्रग्स, मनुष्य और वन्य जीव के अवैध व्यापार जैसी जो चीज़ें हैं उनसे हम संयुक्त रूप से निपट सकें, क्योंकि ये दोनों चीज़ें दोनों ही देशों को हमेशा परेशान करती आई हैं। तो सीमा पार ऐसी हरकतें ना हो, उन पर रोक लगाई जा सके, इसके लिए ज़रूरी है कि म्यांमार और भारत दोनों आपस में लगातार टाइम टू टाइम सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहें और इसके लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये तो है कि भारत का म्यांमार का सामरिक महत्व कैसे है, एक सैन्य दृष्टि से महत्व कैसे है, बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कि हम म्यांमार के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाकर रखें। फिर आता है आर्थिक क्षेत्र में भारत और म्यांमार के संबंध। तो आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे संबंध अच्छे हैं और निरंतर अच्छे होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। म्यांमार न केवल सार्क और आसियान का सदस्य है, बल्कि तेजी से बढ़ते हुए पूर्व और दक्षिण पूर्व एशिया की अर्थव्यवस्था का द्वार भी है, दरवाज़ा भी है। ठीक है, म्यांमार की अगर हम बात करें तो म्यांमार इतना महत्वपूर्ण है कि ये सार्क और आसियान का भी सदस्य है। और हमारी जो नीति रही है, मनमोहन सिंह जी ने जो शुरू की थी, प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी ने, लुक टुवर्ड्स ईस्ट पॉलिसी, उसके लिए म्यांमार एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। लुक
लुक टुवर्ड्स ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण देश है। ठीक है, तो ये ना केवल सार्क और आसियान का सदस्य है, बल्कि तेज़ी से बढ़ते हुए जो ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया के देश हैं उनके लिए, उनकी तरफ बढ़ने के लिए हमारे लिए एक अर्थव्यवस्था का एक दरवाज़ा है, एक महत्वपूर्ण दरवाज़ा है। म्यांमार के सहारे हम थाईलैंड और सिंगापुर के बाज़ारों तक भी पहुंच सकते हैं। तो इस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख दरवाज़ा है। ऊर्जा और संसाधन की दृष्टि से, रिसोर्सेज की दृष्टि से अगर हम देखें तो म्यांमार बहुत ही समृद्ध देश है और ये हमें एक अवसर प्रदान करता है। तो ऊर्जा और संसाधन की दृष्टि से म्यांमार एक अवसर की धरती के रूप में उभरा है, जिसकी सहायता से हम अपने पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आर्थिक विकास कर सकते हैं, आर्थिक परिवर्तन की संभावनाओं को खोज सकते हैं। ठीक है, दोनों देश अपने आर्थिक संबंधों को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, दृढ़ निश्चयी हैं। ऐसा हम इससे अनुमान लगा सकते हैं कि जो द्विपक्षीय व्यापार होता है, यानी जो दोनों साइड से होता है, भारत और म्यांमार यानी दोनों साइड से व्यापार हो, तो जो द्विपक्षीय व्यापार हमने 1980 के दशक में शुरू किया था और उस समय केवल ये 12 मिलियन अमेरिकी डॉलर था, आज वो 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर से ऊपर पहुंच चुका है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हमारे म्यांमार के साथ आर्थिक संबंध काफ़ी मजबूत होते जा रहे हैं। अनेक भारतीय कंपनियां पहले ही म्यांमार में अपना डेरा जमा चुकी हैं, वहाँ पे अपनी कंपनीज खोल चुकी हैं, वहाँ काम कर रही हैं। और इसके अलावा आज भी शीर्ष भारतीय कंपनियां वहाँ के दूरसंचार यानी कम्युनिकेशन में, एनर्जी क्षेत्र में, विमानन आदि में वहाँ पर निवेश करना चाहती हैं। ठीक है, तो पहले से ही हमारी कंपनियां वहाँ पर हैं और और अभी भी बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो दूरसंचार, कम्युनिकेशन, एनर्जी और विमानन के क्षेत्र में वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहती हैं और वहाँ पर अपना व्यापार खोलना चाहती हैं, व्यापार विकसित करना चाहती है। तो जाहिर सी बात है कि जब नागरिकों के बीच व्यापार विकसित होगा तो सीधी सी बात है कि देशों के बीच भी आर्थिक संबंध और मजबूत होंगे। रोजगार और व्यापार के लिए बहुत से भारतीय म्यांमार में आज भी रह रहे हैं। हिंद महासागर में स्थापित, इसके अलावा अगर हम देखें तो भारत ने भी म्यांमार के बंदरगाहों को विकसित करने में, वहाँ के आर्थिक विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ताकि हमारी कनेक्टिविटी बन सके म्यांमार के साथ। तो इसमें हम देखते हैं कि हिंद महासागर में स्थापित अपनी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, ये भारत की एक नीति है जिसे हम सागर पॉलिसी, सागर नीति के नाम से भी जानते हैं। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन, सागर पॉलिसी की नीति के तहत भारत ने म्यांमार के रखाइन प्रांत में सितवें बंदरगाह को विकसित करने में मदद की है। ठीक है, भारत ने अपनी सागर पॉलिसी के तहत म्यांमार के रखाइन प्रांत में सितवें बंदरगाह को विकसित किया। इसके अलावा भारत और म्यांमार के बीच कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट, कलादान है, मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर भी दोनों के बीच सहमति बनी है। और इसके अंतर्गत क्या होगा कि म्यांमार के सितवें पोर्ट को भारत के मिजोरम राज्य से जोड़ने की योजना है, ताकि व्यापार और आवाजाही की कनेक्टिविटी बन सके। ठीक है, तो भारत और म्यांमार के बीच एक कलादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट पर सहमति बनी, जिसके द्वारा म्यांमार के सितवें पोर्ट को मिजोरम राज्य से जोड़ा जाएगा, और ताकि हमारी जो कनेक्टिविटी है व्यापार और आवाजाही के मामले में एक दूसरे के साथ बनी रहे। तो इस तरह हम देखते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में भी हमारे म्यांमार के साथ एक अच्छे संबंध विकसित हो रहे हैं। भारत और म्यांमार के अगर हम आधिकारिक, वैसे तो हमारे ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, सभ्यगत रिश्ते एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर हम आधिकारिक इसकी बात कहें कि आधिकारिक शुरुआत कब हुई थी, तो वह 1951 की मैत्री संधि के साथ शुरुआत हुई थी। 1951 में एक मैत्री संधि हुई थी म्यांमार के साथ हमारी, उसके साथ हमारे औपचारिक रिश्तों की आधिकारिक ऑफिशियल शुरुआत हुई। उसके बाद फिर 1987 में जब प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने म्यांमार की यात्रा की, तो दोनों देशों के बीच बहुत ही अच्छे संबंधों की नींव पड़ी और ये यात्रा का सिलसिला चलता रहा। 2011 में फिर म्यांमार के राष्ट्रपति यू थिन सैन भारत यात्रा पर आए और ये सिलसिला आज तक जारी है। यहाँ हमारे काफ़ी अच्छे संबंध है। केवल जो छुटपुट विवाद हमारे म्यांमार के साथ होते हैं वो रोहिंग्या शरणार्थी और गिरमिटिया मजदूरों को लेकर होते हैं।
बाकी सभी मामलों में हमारे उसके साथ बहुत अच्छे संबंध हैं और वो भी कोई वैसे विवाद नहीं है कि जिससे कि दोनों के संबंधों में कोई खटास पैदा हो। ठीक है, तो रोहिंग्या शरणार्थी और गिरमिटिया मज़दूर, एक्चुअली क्या है कि रोहिंग्या दुनिया के सबसे सताए हुए समुदायों में से एक माने जाते हैं और 11 लाख रोहिंग्या लगभग म्यांमार में रहते हैं। और जब भी वहाँ की जो सरकार है, तब जब भी रोहिंग्याओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है तो वो उनका सफाया करने की सोचती है और काफ़ी लगभग 3000 से ऊपर रोहिंग्याओं को अब तक मारा जा चुका है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में ये रोहिंग्या जो हैं आसपास के देशों में शरण लेते हैं। खासकर ये म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते हैं, जहाँ पे ये बौद्धों के साथ रहते हैं और इन्हें किसी भी प्रकार की कोई फैसिलिटीज़ नहीं दी जाती। म्यांमार सरकार इन्हें अप्रवासी मानती है और इन्हें नागरिकता देने के लिए तैयार नहीं है। तो ये रोहिंग्या जो हैं वो एक देश विहीन शरणार्थी की तरह इधर उधर शरण लेते हैं। हमारे देश में भी इस वक्त लगभग 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी के रूप में भारत में रहते हैं। इसी तरीके से जो गिरमिटिया मजदूर हैं, ये उस समय की बात है जब ब्रिटिश सरकार जो थी गुलामी के लिए हमारे देश से लोगों को बाहर मज़दूर के रूप में भेजा करती थी, तो उसमें ही गिरमिटिया मज़दूर आते थे जिन्हें अफ्रीका और बाकी के कंटिनेंट्स में भेजा गया। तो ऐसे गिरमिटिया मज़दूर म्यांमार भी भेजे गए और ये वहीं बस गए। इन्हें भी वहाँ पे अप्रवासी की तरह ही माना जाता है। तो ये दोनों समस्याएं हमारे सामने हैं। इस वक्त भारत में लगभग 40,000 रोहिंग्या शरणार्थी के रूप में रहते हैं, जिनकी वापसी की मुहिम शुरू हो चुकी है, लेकिन म्यांमार उन्हें वापस लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका एक सॉल्यूशन ढूंढा जा रहा है और इसका सॉल्यूशन जो है वो ये निकाला गया है अभी कि भारत ने हाल ही में म्यांमार के रखाइन प्रांत में, जहाँ पे अधिकतर रोहिंग्या रहते हैं, शरणार्थियों के लिए 250 मकान बनाए हैं, जिससे कि जब वो भारत से वापस जाएं तो वहाँ पर रह सकें और भारत और म्यांमार के रिश्तों में इस मुद्दे को लेकर कोई खटास पैदा ना हो। ठीक है, तो इस तरह हम देखते हैं कि जहाँ भी थोड़ा बहुत हमारा विवाद का मामला है रोहिंग्या गिरमिटिया को लेकर, उसे सुलझाने के प्रयास किए जा रहे हैं और वो हो रहे हैं प्रयास सफल। और बाकी हम देखें तो म्यांमार के साथ हमारे बहुत अच्छे संबंध हैं, आर्थिक क्षेत्र में भी, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी, सभ्यागत क्षेत्र में भी, व्यापारिक क्षेत्र में भी। ठीक है, स्वतंत्रता संग्राम के साथ भी ये हमसे जुड़ा हुआ है और हमारे साथ साझा ऐतिहासिक, जातीय और सांस्कृतिक संबंध इसके जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो म्यांमार के साथ हमारे अच्छे संबंध हैं। आगे हम इसके भारत और नेपाल संबंध के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।